नमस्कार दोस्तों। चाइना के जो रियल एस्टेट है इसके बारे में हमें सबको मालूम है कि नरक से नीचे जगह होती है, वहां पहुंच गई है इनकी रियल एस्टेट। मकान बिक नहीं रहे और जो सेल्स हैं वो 50-60% नीचे आ चुके हैं। जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। और भाई प्राइसेस नीचे आना, सेल्स नीचे आना तो समझ आती है, लेकिन कंपनी ही नीचे आ जाए और वो भी नीचे इतनी आ जाए कि अब वो उठ ना पाए। अभी आपने एवरग्रैंड का कंट्री गार्डन का नाम सुना होगा। उसके बाद अभी एक वांखा कंपनी है बहुत ही बड़ी, और ये सारी गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनीज हैं, वो भी नीचे आ गई है और उसके जो डेट्स हैं उसे वापस नहीं किए जा रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर चाइना में आज और आ गई कि अगर किसी ने चाइना में बैठकर चाइनीज इकोनॉमी के बारे में गंद डाला कि भाई चल नहीं रहा, रियल एस्टेट नीचे आ गई है, तो उसकी किडनियां निकाल दी जाए। आज ही गवर्नमेंट की तरफ से यह रेगुलेशन निकला है। इसलिए मैंने बोला यार मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो चाइना के बारे में और इकोनॉमी के बारे में ABC भी पता नहीं है। लेकिन उमेश जी की बहुत ज्यादा गहरी नजर है और पकड़ भी है, तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया कि भैया चाइना के बारे में आप ही बताइए, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसलिए आज मैं बिल्कुल चुप रहने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपनी किडनियां नहीं निकलवानी है। तो एक तो ये है। और अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर सब कुछ ठीक है तो इतना डर क्यों? कि अगर इंफॉर्मेशन बाहर चली गई कि चाइना की इकोनॉमी ठीक नहीं है, रियल एस्टेट की मार्केट डाउन आ रही है, तो किडनी निकालने की इनको जरूरत क्या पड़ गई? इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि जो ये क्राइसिस है ये कितनी बड़ी है, और इसको छुपाने की जो एक मुहिम चलाई गई है या आज रेगुलेशंस निकाले हैं उसका मतलब क्या है। उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड जय सिया राम। जय सिया राम। सर मुझे लगता है कि हमारे जो भारत के लोग हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जय सिया राम का जो नारा हमने शुरू किया था उसकी पावर कितनी है। आप देखिए, जितनी हम जय सिया राम हमारा बढ़ता जा रहा है, जय सिया राम के नारे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे व्यूज कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिब्रांडो को बड़ी आग लगती है कि यार जय सिया राम, यही हमने मोह मैड की तारीफें करी होती तो वीडियोस बड़ी धड़ाधड़ चलती हैं जैसे कि कुछ लिब्रांडो की। बट लोग भूल गए हैं कि जय सिया राम ने ही हमारे कंट्री को पार लगाना है। और भाई लंका की जो ये नदी थी ना, ये रिवर थी या जो भी ओशन था, उसे भी जय सिया राम ने ही पार लगवाया था। इसलिए अगर आप भारत इंडिया को भारत बनवाना चाहते हैं तो जय सिया राम के नारे बंद मत करना। और हमारे जय सिया राम के नारों से ही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी डूबते जा रहे हैं। दो डूब गए हैं, ऊपर जो सर के ऊपर बैठा है वो भी डूबने की कगार पर है। तो उमेश जी अब शुरू करते हैं वांखा। नमस्ते, जय सिया राम। सर जी, अभी एक न्यूज आई थी जो मैंने देखा था कि वांके ग्रुप, जो चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर और कंस्ट्रक्शन फर्म है, उसका डेप्ट है अराउंड $200 बिलियन। और जैसे अगर बैंक्रप्सी से पहले जो सिग्नल्स आते हैं कि कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स को दे नहीं पाती, अपना पैसा इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर पाती, अपने वेंडर्स को पैसा नहीं दे पाती, उसके जो सेल्स डाउन हो रहे हैं और उसके प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं, और वो अपना घर 50% 40% कम दाम पे बेच रहे हैं। और यहाँ तक भी अगर देखा जाए कि कूपन बॉन्ड्स जो उनके इंटरनेशनल मार्केट्स में है, उसके भी दाम गिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जल्दी से ये बैंक्रप्सी की ओर जा रही है। ये चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है रियल एस्टेट में। और चाइना का प्रॉब्लम अब चालू हो चुका है। और मेरे हिसाब से चाइनीज सबप्राइम क्राइसिस आने वाला है, वेरी सून आने वाला है। सर, आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना की इकोनॉमी बताते हैं $18 ट्रिलियन की है। इसमें जीडीपी रियलिटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 30%। तो सोच लीजिए $5.4 ट्रिलियन की उनकी अगर अनुमान लगाए तो $5.4 ट्रिलियन से $6 ट्रिलियन का उनका रियल एस्टेट मार्केट है। सर, उसमें ऐसा है कि हर साल रियल एस्टेट डेवलपर फर्म्स आप बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। 2020 में 408 डेवलपर्स ने फाइल किया था बैंक्रप्सी में। 2021 में 343 डेवलपर्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। 2022 में 308 ने फाइल किया था। और लास्ट ईयर 230 डेवलपर्स ने फाइल किया। सर, इसका मतलब ये है जो प्रोजेक्ट है वो अधर में लटके हुए हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन हुई कैसे? क्योंकि चाइना में क्या हुआ, रियल एस्टेट कंपनी आपस में एक तरह से होड़ लग गई थी
कि वो पैसा तो पूरा ले लेते थे कस्टमर से, ठीक है, होम ओनर से, बट उस प्रोजेक्ट को पर वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करते थे। जो पैसा रहता था वो नया लैंड एक्विजिशन में लगा लेते थे। कि वो चाइना में ऐसा है ना सर, आप भी जानते हैं, आप भी बता दीजिए, कंफर्म कर लीजिए मैं सही हूँ क्या नहीं हूँ, कि जो भी लैंड होता है इट इज विद द स्टेट। ठीक है, चाइना में आप लैंड ओन नहीं कर सकते। ये जो भी डेवलपर्स रहते हैं, ये बाई द लैंड फ्रॉम द लोकल कॉर्पोरेशन फॉर सम अमाउंट, फ्रॉम सम फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ लीज, फिर उसपे ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। और चाइना में जो लोकल गवर्नमेंट्स रहते हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ये लैंड सेल्स और रजिस्ट्रेशन का। तो इन्होंने क्या किया, ये बस एक बबल, चाइना में एक और एक चीज है कि फेडरल गवर्नमेंट जो शी जिनपिंग कंट्रोल करते हैं, इन सब गवर्नमेंट्स को टारगेट दिया जाता है कि आप इतना रेवेन्यू लेके आइए। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अपना रेवेन्यू टारगेट मीट करने के लिए इन्होंने इस चीज को रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको बबल बनने दिया। आपने देखा ही होगा कि 2-3 साल पहले चाइना में एक मुहिम चली थी कि बहुत सारे जो होम ओनर्स थे, जिन्होंने मकान के लिए फाइनेंस लिया था, दे हैड स्टॉप पेइंग दैट इंस्टॉलमेंट। उन्होंने ईएमआई भरना बंद कर दिया क्योंकि वो मकान बन ही नहीं रहे थे। तो किस बात का पैसा दे। तो इसके कारण चाइना की बैंकिंग सेक्टर भी चरमरा गई। और ये जो न्यूज आ रही है बैंको वांके ग्रुप, ये सर इसका $200 बिलियन था। आपको याद है एवरग्रांड का हुआ था इश्यू, तब $300 बिलियन का डेब्ट डिफॉल्ट था। और ये $200 बिलियन इनिशियल है सर, आगे कितना इसके अंदर खड्डा पड़ा है किसी को नहीं मालूम। चाइना का डेटा के बारे में वो जैसे आपने बताया कि डेटा आता नहीं है बाहर, लोग एस्टिमेशन लगाते हैं और वो बहुत ही कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। और चाइनीज सबप्राइम प्राइसेस कितना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। आपको एक पर्सपेक्टिव में बता दूं, 2008 में जो यूएस सबप्राइम प्राइसेस था, इट वाज अराउंड $3.2 ट्रिलियन, ठीक है। पर यूएस की इकोनॉमी थी $15 ट्रिलियन की उस समय। तो यूएस के अंदर जो सबप्राइम प्राइसेस आ गया था, उसको यूएस गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। इट वाज एबल टू फाइनेंस इट एंड अदर थिंग्स, उसके बाद एक रिकवरी हो गई। सर चाइना का जो है चाइना का ये जो है $6 ट्रिलियन का जो रियल एस्टेट बबल है, ये चाइना का 18 ट्रिलियन वाला, जो अगर इसके अंदर कोई डिफॉल्ट आते हैं तो कितना बड़ा ये डेप्थ है। लोग बताते हैं कि इट इज अराउंड 30 ट्रिलियन, 10 गुना बड़ा है। मतलब इतना डेप्थ इन्होंने बना के रखा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और चाइनीज इकोनॉमी है $18 ट्रिलियन की। सर ये सब पूरा एस्टिमेट का गेम है, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं। पीपल हैव जस्ट एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन सम पैरामीटर, ठीक है। और चाइना के अंदर जिस हिसाब से घोस्ट सिटीज बने हुए हैं, जिस हिसाब से सीमेंट कंजम्पशन उन्होंने किया है, जो पिछले 100 साल में यूएस ने नहीं किया, उतना ज्यादा इन्होंने इस साल कर इस लास्ट डिकेड में कर लिया था, ठीक है। उस एस्टिमेट्स पे बेस पे लोगों ने बताया कि ये प्रॉब्लम आ सकता है। और जिस हिसाब से आपने भी जैसे एक बार बताया था पुराने शो में कि दे हैव अलाउड ओवरसीज डिफॉल्ट ऑन ओवरसीज लोन्स, मतलब आपने अगर बाहर का लोन लिया है तो उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप उसके ऊपर मतलब बेधड़क होकर आप डिफॉल्ट करिए, पर गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेब्ट को चुकाइए। तो एक तरह से इंटरनेशनल क्राइसिस के कगार पे है। और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट क्राइसिस आने वाला है, इट विल बी द चाइनीज सबप्राइम क्राइसिस। अब इसका रिप्रिकॉशंस क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, ये ये हम डिबेट नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड, तब वो ये न्यूज सब आपने भी बताया था कि ये न्यूज बहुत पुरानी है, बट अब इंटरनेशनल मार्केट में अब आ रही है। लोग अभी सर, जो हाँ बोलिए। वांका है, वांका इज़ वन कंपनी जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। क्योंकि जैसे ही मेरे पास ये मार्च में खबर आई थी, अंदर की खबर थी कि वांका डिफ़ॉल्ट होने वाला है, बाहर मार्केट में इंफॉर्मेशन नहीं आया था। तो आई वेंट यहाँ पर, काफ़ी, वांका बहुत बड़ी कंपनी है, हर जगह पर जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वांका ने डेवलप की हुई हैं। तो मैं वहाँ पर जाकर उनको बोला कि भाई अगर आपका 3 करोड़ का मकान है, मैं 1.5 करोड़ देने को तैयार हूँ, आपको कैश अभी, आप मुझे प्रॉपर्टी बेच दीजिए। आपको हैरानी होगी, तो जो सेल्स वाले थे वो मेरे ऊपर हंस रहे थे कि आपको क्या पता है कि ये तो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, ये कभी डिफ़ॉल्ट कर नहीं सकती। 3 महीने के बाद इंफॉर्मेशन आया कि कंपनी डिफ़ॉल्ट करने वाली है, और उसी सेल्स वाले का मुझे फ़ोन आया, सर मैं 2 करोड़ में मकान बेचने को तैयार हूँ, 3 वाला।
मैंने अपनी बात पे अटका रहा और अल्टीमेटली 1.5 करोड़ में वो मकान खरीद लिया। तो ये इनकी हालत ऐसी है आज की डेट में कि यहाँ के बैंक डूबने वाले नहीं हैं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने बोल दिया चाइनीज बैंकों के पैसे वापस कर दो। इंटरनेशनल जो मार्केट से पैसा उठाया है उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। सर आपने बोल दिया कि सब प्राइम जो जो ये एक प्रॉब्लम आया था अमेरिका में वही चाइना में आएगा। कैसे आएगा सर, जब यहाँ के बैंक्स को डूबने नहीं देंगे। प्रॉपर्टीज जो हैं अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया इन डेवलपर से आप जितने भी मकान हैं वो खरीद लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज हैं जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज को बनाया है, तो जो जो डेवलपर है उसने क्या किया, वो मकान बनाने के बाद उसको बोल दिया मेरे पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, आप ये मकान ले लीजिए हमारे से। तो जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मकान बनाए हैं उसी को मकान थमा दिए और अपने डेट को इन्होंने रिमूव कर दिया या शो कर दिया ये प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी सोल्ड, जबकि वो सारे के सारे घर डेवलपर्स के हाथ में है, सॉरी जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी थी उसके हाथ में है, जिसने सीमेंट दिया है, बजरी दिया है, सरिया दिया है, उनके हाथ में ये सारे हाउसेज हैं। सर आप जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने ये अपना डेब्ट रिड्यूस करने के लिए जो अपनी इन्वेंट्री है अपने वेंडर्स को दे दी है। वेंडर्स को तो भी कहीं ना कहीं दे हैव टू पे टू देयर एम्प्लॉयज। इतने सारे बेनिफिट उनको भी, इनके भी खर्चे लेके बैठे हैं। कैन द वेंडर्स लिक्विडेट द प्रॉपर्टी एट जब कंपनीज खुद नहीं बेच पा रही, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैन द वेंडर्स डू इट? कहीं ना कहीं सर, कहीं ना कहीं जाके तो सेव ऑफ होगा लॉस, और किसके सर पे फूटेगा? ये तो आपने डिफर कर दिया है। जो अब जो प्रॉब्लम आने वाला था आपने किसी के सर पे डाल दिया, और इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट कभी ना कभी तो आएगा ही। ये बात तो आप भी मानते हो, और कब आएगा हमको नहीं मालूम। और ये भी बात सही है कि चाइना के अंदर अभी डेट टू जीडीपी 300% प्लस है। मतलब आप अगर चाइना में $1 का आउटपुट जनरेट करना चाहते हो, आपको $3 का डेट देना पड़ेगा। सर इंडिया में तो अगर आप किसी बनिया को $1 दे दीजिए, वो आपको $1.25 सारे खर्चे और टैक्स काट के आपको 1 साल में बना के दे देगा। चाइना का ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आता कि $3 के लिए आपको डेट देना पड़ता है फॉर $1 ऑफ आउटपुट। ये कौन सी बड़ी इकोनॉमिक्स है सर? जबकि सर इनको हमारे इनको हमारे इनको बनिए को पता आप नहीं उनको था। पैसा दीजिए, आप उनको पैसा दीजिए, वो तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को चला लेंगे। ठीक है, ये कौन सी ग्रोथ मॉडल है जिसमें आप गवर्नमेंट डेब्ट ले रहा है, और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उसको भरना तो पड़ेगा ना डेब्ट। आपने देख ही लिया, देखिए आपने आप चाइना ने $30 बिलियन तो सीपेक में डुबो दिए हैं। उसके $1.3 ट्रिलियन जो बीआरआई डेब्ट है वो खत्म हो रहा है। उसके 4,000 बैंक डिफॉल्ट के चक्कर में है। अगर कल बॉम्बे बैंकिंग क्राइसिस आ जाए, चाइना करेगा क्या? आप बताइए मुझे। सर पहली बात यह है, आपने बोल दिया कि एक कौन सी इकोनॉमिक्स है, इनसे इकोनॉमिक्स नहीं संभल रही थी, तभी सुमित जैन को बुलाया गया था कि भैया जैन हो, तुम्हें पता है कि कैसे पैसे को घुमाना है, आप प्लीज हमारी हेल्प कर दो, इसलिए हम भी काम कर रहे हैं। बट एज फार एज द रियल एस्टेट डाउन इज कंसर्न, सर ये सिर्फ $200 बिलियन नहीं है, इसके साथ छोटी छोटी फर्म्स और भी होती हैं। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो अब इन्वेंट्री लेकर बैठे हैं वेंडर्स, वो आगे बेच नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। सबके दिमाग में है कि प्रॉपर्टी अभी प्राइसेस और गिरेंगी, जब बिल्कुल नीचे आ जाएंगी तब खरीद लेंगे। अब नीचे आने का रीजन क्या है? जो प्रॉपर्टी पहले 50 लाख रुपए की थी, आज वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस इन्होंने 5-5 करोड़ रुपए कर दिए, 10 टाइम्स। बिजनेस डाउन है लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइसेस को इन्होंने इंक्रीज कर दिया कि पैसे बनाएंगे। अब लेने को तैयार नहीं है, लोग वेट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऑलरेडी 5 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 1.5 करोड़ आ चुकी है, जब 50 लाख पे आएगी खरीद लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे गवर्नमेंट आने देगी, बिकॉज गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है कि इससे नीचे आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। सो देर इज अ एक तरह से क्राइसिस है, दूसरी तरफ से एक पुश है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्री को बचाने के लिए। बाकी आप समझ सकते हैं कि मुझे भी कई बार पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, किडनियों का वो है, डर है। सर एक चीज है, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट स्टिमुलस दे रही है, ये स्टिमुलस होता क्या है? आप कहीं ना कहीं इसको आप रिलीफ मेजर्स दे रहे हो, तो इसके कारण तो आपका तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, चाइना के अंदर डेब्ट बढ़ेगा। जो आपका 300% डेब्ट है वो अभी 400% के ऊपर आ जाएगा। तो मतलब $4 आपको देना पड़ेगा $1 ऑफ आउटपुट के लिए।
ये $3 जा कहाँ रहे? आप अगर इन प्रोडक्शन में अगर आप $4 देख के $1 का आउटपुट निकाल रहे हो, तो सर ये $3 गया कहाँ? ये सब वो सिटीज में तो नहीं जा रहा। चाइना का जो एन एक्स्ट्रॉर्डनरी वो जो खर्चे करते रहते हैं, जिस हिसाब से आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, इधर जाके वो लोग स्पेस में कुछ कर रहे हैं, ये $3 सब उसके अंदर जा रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चाइना फंड तो कर ही रहा है ना। भारत के अंदर देखिए कितना प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट कल जीएसटी मीटिंग कर रही थी, उसके अंदर भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटाए नहीं हटाए। फिनांस मिनिस्ट्री इतनी कंस्ट्रेंट हो गई है, क्योंकि भारत में देखिए 3-3.5 करोड़ ही टैक्स पेयर्स है 140 करोड़ में। तो एक तरह से मैं आपको यही बता रहा हूँ, भारत के अंदर जब फिजिकल हालत इतनी खराब है कि उसकी ग्रोथ रेट भी कम हो गई है और पूरा डेटा पब्लिक के अंदर है, चाइना के अंदर ये $3 गए कहाँ सर? मेरे को ये समझना है। सर यहाँ जो चाइना में $3 गए हैं मिलिट्री की स्पेंडिंग में, दादागिरी में, और बीआरए के प्रोजेक्ट्स में, जो पूरे दुनिया में ये अपने सिल्क रूट्स को क्रिएट कर रहे हैं। उसके रिटर्न्स अभी आए नहीं हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे अभी चाइना को नहीं पता। ये ऐसा 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन के ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है अभी, और वो पैसों का क्या हुआ किसी को पता नहीं है, बट वो इंटरनल मैटर है चाइना का। हमारा मुद्दा ये है कि जैसे रियल एस्टेट डाउन जाती जा रही है, चाइना ने के रेगुलेटर्स ने बोल दिया कि अगर किसी ने चाइना की इकोनॉमी डाउन है ये बात भी बोली तो उसके पकड़ के अंदर कर दीजिए, और अंदर जाकर वो बाहर कभी भी आ नहीं पाएगा, ये मैं जानता हूं। यहां पर सर जिन्होंने भी सर आपने जैसे बताया है, थोड़े महीने पहले मैंने सुना था कि जो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स है चाइना में, जो वो रेगुलरली पब्लिश करता था, चाइनीज गवर्नमेंट ने वो बंद कर दी। ये बात सही है क्या? यस, उन्होंने बोल दिया कि कोई भी डाटा बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज इससे एक मायूसी आती है लोगों के अंदर जो पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर जो न्यूज़ है चाइना में वो सिर्फ यही आती है कि गवर्नमेंट ने कौन से अच्छी स्कीम्स निकाली, डेवलपमेंट का कौन सा काम चल रहा है, आगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़, जैसे भारत में आपको सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ दिखती है, वहाँ पे गोली मार दी, वहाँ पे लड़कियाँ उठा ली, वहाँ पे उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कोई भी न्यूज़ चाइना में नहीं आती है। तो इसलिए इन्होंने जब देखा कि डाटा नेगेटिव आ रहे हैं, लोगों के अंदर मायूसी आ रही है, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे थे, एक टर्म आपने सुना होगा लेइंग डाउन, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि हम गांव में जाकर अपने जो पुराने पुश्तैनी घर हैं जिनकी वैल्यू ज़ीरो है, हम वहाँ जाकर आराम से ले लेंगे, वहाँ पे मुर्गियाँ पाल लेंगे और ज़िंदगी चलाते हैं जब तक इकॉनमी ऊपर ना आ जाए। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए उस डर से कि मायूसी आ गई तो हम कंट्री को संभालेंगे कैसे, इन्होंने वो सारे डाटा को निकालना बंद कर दिया था। और अब तो इकॉनमी के ऊपर डाटा आता ही नहीं है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बिकॉज कुछ सर्कल्स हैं मेरे जहाँ पर इंफॉर्मेशन आती हैं, इसलिए मैं शेयर कर पाता हूँ, वो भी ढके तरीके से कि कितना मैं बोल सकता हूँ, उसी हिसाब से मैं इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ। सर आपकी बात सही है। आप जो बता रहे हैं कि चाइना में इस तरह से डेटा बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है। और मैंने तो बहुत कमेंट्स भी देखे हैं लोगों के जो बोलते हैं कि चाइना के एजेंट हो आप। मैंने हमेशा बोला चाइना में आप हमारे एजेंट हो, ठीक है, वो बात अलग की बात है, बट आपने जो डेटा दिखाया है, जो आपने ये वीडियो पहले भी किया है, और मुझे लगा था ये वापस भी करने की जरूरत है, क्योंकि इम्पेंडिंग क्राइसिस है, ये एनी टाइम आ सकता है। एक दिन आप उठोगे, आप सुनोगे कि चाइना की एक फर्म है वांग के, ये एवरग्रांड 2.0 बन सकती है। ये नेक्स्ट ये कभी भी हो सकता है सर, अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर ये डिफॉल्ट की कैटेगरी पे है, और चाइनीज सब प्राइम क्राइसिस चालू हो जाएगा। और इसको कैसे जब ये क्राइसिस चालू होगा, ये इस समय काबू पे नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह पे आप हमेशा ये काम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगा, और ये इसके कारण ग्लोबल स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ेगा। ये भी मैं बताना चाहता हूँ। आज का उद्देश्य यही था, लोगों को आगाह करने के लिए कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज बी लाइट, प्लीज बी केयरफुल। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने जो रिटर्न्स है, आपको अगर 15 से 20% मिलते हैं, आप बुक करिए प्रॉफिट्स। आज की डेट में वही है, आप इंस्टेंटली उसको बुक करके बाहर आ जाइए। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स का गेम नहीं है सर अभी। इतना ही बोल पाता है। आप बताइए आप। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग, बिकॉज इंडियन जो बैंक्स हैं वो उन्होंने लोन्स नहीं दिए हैं वांगा को,
उन्हें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ग्लोबल जो मार्केट के बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, वो सभी के सभी डाउन आने वाले हैं, क्योंकि वो पैसा उन्हें वापस मिलने वाला नहीं है चाइना से। चाइना ने बोल दिया अपने आप को बचाओ, भाड़ में गई दुनिया और भाड़ में गए इंटरनेशनल बैंक्स। लिटरली यही लैंग्वेज है चाइनीज गवर्नमेंट की, कि पूरे दुनिया के बैंक बंद होते हैं, होने दीजिए, अपने बैंकों को बचाइए। तो इसलिए देखते हैं कर्मा हिटबैक करेगा चाइना को, नहीं करेगा, ये वक्त बताएगा। अभी तो ट्रंप के आने की ऐसा एक सन्नाटा है यहाँ पर, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो डर है, खौफ है लोगों के दिमाग में कि ट्रंप आएगा तो क्या होगा। ट्रंप से पहले ही हमारी कंट्री का इतना बुरा हाल हो गया है। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि यहाँ पर विद्रोह जैसी सिचुएशन बननी शुरू हो जाए। और जो ये सारी चीज़ हो रही है, तभी उगर मुसलमान जो यहाँ पर हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि अब हम अपनी कंट्री लेकर रहेंगे चाइना के रूल से। हम अपने 40% लैंड है चाइना का जो शिनजियांग में है, वो सारा ये अपने आप को लिबरेट करने की बातें इन्होंने बोलनी शुरू कर दी। ऐसे ही होता है जब आपकी कंट्री स्ट्रांग होती है इकोनॉमिकली, तो कोई भी आपके ऊपर गंदी नजर नहीं रखता। और जैसे ही हर किसी वीकनेस आती है तो कॉकरोच उठने शुरू हो जाते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू सर। ये आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी वांका के बारे में, वो आपने मुझे आज शेयर कर दी, तो और लोगों को समझ आ गया होगा कि वांका अब आगे जाकर क्या करने वाला है। बाकी मेरी वांका मजबूरी आप समझ सकते हैं। वांका है एवरग्रांड 2.0, और ये फर्म का आप डेट डिफॉल्ट कभी भी सुन सकते हैं। और चाइना का जो प्रॉपर्टी बबल है, ये बस्ट होने के संकेत है। जिस दिन ये आ गया, उस दिन ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक सेल ऑफ आएगा। कोई भी इकोनॉमी इससे अछूती नहीं रह सकती। बस इतना ही बताना चाहूंगा सर। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एडवांस में चेतावनी दे रहा हूँ इसके बारे में। बस इतना थैंक यू याद सर। रखिएगा थैंक यू। वांका के बारे में। ठीक है सर। जय सिया जय राम। जय हिंद सर। जय सिया राम।